एग्जैक्टली। हाँ जी, यहाँ ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। चलें बेटा, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू डिस्कस कि इसके अंदर है क्या, इसकी फीचर्स क्या हैं, we have to have a brief overview of the circumstances in which the US Constitution was made. ठीक है, इन चीज़ों को हमने पहले देखना है कि कौन से environment था, क्या चल रहा था वहाँ पे. As you know कि when Pakistan came into being, Pakistan took 9 years to make its first unanimously approved constitution, and when United States of America came into being, it took almost 13 years to make its first unanimously approved constitution. तो क्या वो किसी भी रियासत के लिए सबसे अहम काम ये होता है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है और किन मराहल से बन के. पाकिस्तान ने जो प्रॉब्लम फेस की है, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, देन आई फाइंड आउट के सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर बीइंग विटनेस्ड बाय देम, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. हमारे यहाँ पे भी what would be the criteria for the making of constitution, how the representative quota would be distributed, same problems were being faced by the US constitution maker. तो ये सारी चीजें थी. आपको पता है 1776 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फ्रीडम डिक्लेरेशन हुई थी, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 13 years 1776 से 1789 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. 13 years लगे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, और प्रॉब्लम इस तरीके से थे कि वो कह रहे थे कि बनाना क्या है, किस किस को कितने राइट्स देने. आप लोगों ने अगर अमेरिकन देखा हो फ्लैग, नेशनल जो फ्लैग है, उसके अंदर आप पहले वो जब आप देखेंगे तो ऐसे पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, और कैसे कैसे आइडेंटिटी और ड्यू रिप्रेजेंटेटिव मिलते रही. जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेरिका ने अपना जो फ्लैग बनाया, ये उस वक्त अमेरिका के फ्लैग के अंदर सिर्फ 13 थे रियासतें थीं, 13 रियासतें थीं, और 13 इसकी. आज अगर हम अमेरिकन इसको देखें फ्लैग को, उसके अंदर हमें कोई 13 के करीब हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती हैं और 50 के करीब हमें नज़र आते हैं इसके स्टार्स. ये जो 13 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वो 13 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थी, जिन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था, एंड लेटर ऑन दे बिकेम द मेन फ्रेमर्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो स्टार्स हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 50 स्टेट्स. पहले 13 स्टेट्स थी, अब 50 स्टेट्स हैं. और लास्ट टाइम अमेरिका के अंदर जो लास्ट स्टेट आई थी वो 1960 में आई, हवाई स्टेट थी. ये वाहिद अमेरिका की स्टेट है जो आइलैंड स्टेट है, यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर शामिल नहीं है, और ये एशिया पैसिफिक के अंदर है, और आइलैंड स्टेट है, और अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की बॉडी से ये दूर है. और ये जो इस वक्त आज हम अमेरिका का फ्लैग देखते हैं, वो लास्ट टाइम डिज़ाइन हुआ था 1960 से लेकर अभी तक 13 कॉलोनीज ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर और 50 स्टेट्स. ठीक है बच्चों. तो दिस इज हाउ के अमेरिका का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है ये. अच्छा, अब अभी तक कहा यह जाता है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो अगरचे 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स पे बेस करता है, लेकिन इनिशियली ये 23 आर्टिकल्स थे, और इन 23 आर्टिकल्स को इन्होंने नैरो डाउन किया था, और इसको ये लेकर आए 7 आर्टिकल्स में. और तकरीबन इस कॉन्स्टिट्यूशन के तकरीबन 7000 वर्ड्स हैं, अराउंड 7000. यानी कि अगर एक आर्टिकल है तो एक आर्टिकल के तकरीबन 1000 वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं. अच्छा, अब इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा था कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जिन्होंने अनाउंस किया था ब्रिटानिया से आज़ादी, वो जो थे वो कहते थे कि अभी तक
कुछ 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, एंड दे वर ऑफ द ओपिनियन के ये जो स्टेट उन्होंने बनाई है वो वैनिश अवे कर जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए ताकि ये जो पावर शेयरिंग का जो प्रोसेस है ये किसी तरीके से हो सके, और जो नई रियासतें मिलना चाह रही हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ मिली हुई हैं वो किसी तरीके से हमारे साथ रह जाए और नई फर्दर डिसइंटीग्रेशन ना हो। जरा एक सेकंड होल्ड कीजिए, बच्चा आ रहा है। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, हाँ, कितने मुझे ये नजर क्यों नहीं आ रहा है टाइमिंग कि कितने लोग आ गए हुए हैं? सर ये नीचे देखिए जहाँ से आपने रिकॉर्ड किया है पार्टिसिपेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा। अच्छा 27 बंदे हैं, चलो 27 जी। ओके, अच्छा हाँ, कहाँ थे हम? तो ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 23 इनिशियली आर्टिकल्स थे, लेकिन फाइनली इसको 7 आर्टिकल्स के अंदर इन्होंने सम अप किया। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये था कि ये लोग इसके अंदर वो कह रहे थे पावर शेयरिंग कैसे हो, लॉ मेकिंग पावर्स लोअर हाउस के पास ज्यादा हो या अपर हाउस के पास ज्यादा हो, और जो स्टेट्स हैं उनको किस रेशियो और कोटे के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसमें दो किस्म के प्लान्स थे, एक न्यू जर्सी प्लान कहते हैं और दूसरा वर्जीनिया प्लान कहते हैं। कि न्यू जर्सी प्लान ये कहता था कि ईच स्टेट वुड बी हैविंग इक्वल वोटिंग वेटेज इन द कांग्रेस, और ये जो स्मॉल स्टेट्स थी वो न्यू जर्सी प्लान को सपोर्ट करती थी, और जो वर्जीनिया प्लान था सर एक न्यू जर्सी प्लान था और दूसरा प्लान कौन सा? वो अभी बताया नहीं बेटा मैंने, वो बता रहा हूँ, वो वर्जीनिया प्लान था। और वर्जीनिया प्लान ये कहता था, वर्जीनिया प्लान के लार्ज स्टेट्स वुड बी हैविंग मोर weightage of voting in the Congress. Of small states they wanted to have equal representation, and large states they wanted to have more power of voting in the House of Congress. तो ये दोनों टसल इनके दरमियान चलती रही। जैसे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी आई, रिजेक्ट होगी, सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी आई, रिजेक्ट होगी, फिर कहीं थर्ड जाके मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला आया था जिसमें एक यूनिक फार्मूला उन्होंने डिवाइस किया था। सो वाज द केस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये न्यू जर्सी प्लान भी रिजेक्ट हो गया, वर्जीनिया प्लान भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कनेक्टिकट कंप्रोमाइज आया जिसको ग्रेट कंप्रोमाइज भी कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, कनेक्टिकट कंप्रोमाइज, ठीक है। और इसके अंदर ये फार्मूला तजवीज़ किया गया जैसा कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला तजवीज़ किया गया था। इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि states would be having equal representation in upper house of Congress. Means Senate के अंदर each state would be having equal representation. और फिर और lower house के अंदर it was suggested that the states which would be having more population would be having more weightage and representation in the lower house of Congress, जो House of Representative है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। क्यों टाइम पता? यस सर। सर एक दफा सर ये रिपीट कर दे प्लीज। जी सर। अच्छा, मैं देखो अभी यहाँ तक हमने 2-3 बातें की हैं। पहली मैंने आपको बात की है कि इन दे टुक ऑलमोस्ट 13 years टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन, 1776 से 1789, 13 years। हेलो, ये क्या हो रहा है? सर वो किसी का ऑडियो क्रिएशन। अच्छा ओके, अच्छा 13 years, और उनके दरमियान में वही प्रॉब्लम्स थे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस किए गए। रीजन क्या थी? लाइक पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट्स के अंदर जो फेडरलिस्ट थे दे वांटेड टू हैव मोर पावर इन देयर हैंड्स, और एंटी फेडरलिस्ट थे दे वांटेड टू हैव more powers. Anti-federation का मतलब they were of the opinion के we have already toppled the centrist forces in this region. We are not willing to see that के again as
centrally powerful government should be existing. They were not willing to see a centrally existing force. They were of the opinion that already centrally existing force was there, a country state was there, and we made revolt against them. Federalists ये कहते थे, if we want to have a powerful United States of America, then we should give more powers, veto powers to central government. तो ये इन दोनों के दरमियान टसल चल रही थी. और फिर मैंने आपको बताया कि दो प्लान्स थे. Smaller states, they were in favor of New Jersey plan, and smaller states, they were of the opinion that equal representation must be given in the Congress. और जो larger states थे, they were of the opinion कि we are more in population, more representation must be given to the states which are having more population. ठीक है. तो ये दोनों जब रिजेक्ट हुए, जैसे पाकिस्तान में फर्स्ट बीपीसी और सेकंड बीपीसी रिजेक्ट हुई, और फिर अमेरिका के अंदर कनेक्टिकट कंप्रोमाइज आया. कनेक्टिकट, इसको ग्रेट कंप्रोमाइज इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें ये फार्मूला सजेस्ट किया गया था कि ईच स्टेट वुड बी हैविंग इक्वल वोटिंग वेटेज इन द अपर हाउस ऑफ कांग्रेस, और the states which are having more population would be having more representation in the House of Representatives, means a lower house of Congress. ठीक है बच्चों, अभी तक हमने ये बातें की हैं. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर. ओके, नो सर. अच्छा, अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है जिसको हमने देखना है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे उसके अर्लियर देयर वर 13 यूएस स्टेट्स. ये 13 कौन सी स्टेट्स थी? द स्टेट्स विच रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर एंड दे डिसाइडेड टू मेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के अंदर ये जो कन्वेंशन इन फिलाडेल्फिया हुआ है तकरीबन 1787 के अंदर, इसके अंदर वन स्टेट वाज नॉट विलिंग टू सेंड इट्स डेलीगेट, और वो थी रोड्स आइलैंड स्टेट. वो उसके अंदर ये प्रॉब्लम ये था कि या तो उसका जो बंदा जिसने नॉमिनेट करने थे पीपल वो सिख था, या पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं था. दोनों बातें इसके अंदर डिक्लेयर की गई हैं. और 13 में से 12 स्टेट्स ने ये जो कन्वेंशन इन फिलाडेल्फिया को अप्रूव किया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हुई थी. अब यहां तक अगर कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताएं. हेलो. नो सर. नो सर, क्लियर है. अच्छा, सारी चल रही है. हिस्ट्री है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. अच्छा, अब याद देखिएगा, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी बिलीव कि देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स एंड एवरी आर्टिकल इज हैविंग अराउंड 1000 वर्ड. ये मैं अपनी तरफ से रफली आइडिया कह रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है कुछ आर्टिकल के अंदर ज्यादा वर्ड हो, किसमें कम हो, लेकिन टोटल जो ड्राफ्ट है, रिटन ड्राफ्ट जो है, वो 7000 वर्ड का है और 7 आर्टिकल है. इनिशियली जो 23 आर्टिकल थे जिनको उन्होंने नैरो डाउन करके 7 के ऊपर लेकर आए. अब अभी तक फ्रॉम 1789 से लेकर अभी तक या 1776 से लेकर अभी तक अमेरिका की टोटल हिस्ट्री बनती है 244 ईयर्स. अब 244 ईयर्स के अंदर United States of America has created just 27 amendments in the context and the content of the Constitution of United States of America. यानी 244 साल की हिस्ट्री में अमेरिका has made just 27 amendments. अब ये क्या प्रॉब्लम, क्या मसला, क्या क्यों 244 साल की यूएस की हिस्ट्री है और 27 अमेंडमेंट जस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई? वजह क्या? इसकी वजह ये है, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे इंटेंशनली वांटेड टू मेक द अमेंडमेंट प्रोसेस अ हरकुलिन टास्क. जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि इफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज विलिंग टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, then there must be at least 2/3 majority required to get any amendment passed from the parliament. So was the case United States. लेकिन उन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप एक डिफिकल्ट टास्क बनाया, स्टेप बाय स्टेप. फॉर इंस्टेंस, पहली बात तो ये है कि if the government, US government is willing to bring any kind of amendment
in the constitution. मैंने अभी आपको बताया कि there were in 244 years there are only 27 amendments. What does it mean? It means कि यही सिर्फ इतनी अमेंडमेंट थी कि या किसी ने कोशिश नहीं की. If they wanted to bring amendment and the amendment was rejected. Around historians they are writing in their different books के around 11,000 amendments were being proposed by different representatives from the house of lower house and the upper house. Around 11,000 amendments were being proposed in last 244 years, and out of 11,000 proposed amendments, just 27 amendments were being passed. Why? क्यों? वजह कि it is a very complex process of changing the content and the context of constitution, and ये ऐसा नहीं है कि it automatically was being made like that. No, intentions were there. Intentions कि if there is a small state and there is a big state got more people, they would be dominating in the lower house of parliament. They would be bringing the laws of their choice, and the rights of the smaller states would be usurped. उनको usurp कर लिया जाएगा. इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने they made the amendment process a tough process. अब वो देखते हैं वो amendment process a tough process कैसे है. और बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही है सर. हाँ आ रही है. हुजैफा तुम्हें आ रही है? सर जी सर बिल्कुल आ रही है. हुजैफा का माइक चल रहा था, मैं समझा वो मोबाइल पे लगा हुआ है शायद कहीं पे. नहीं सर. अच्छा फिर ठीक है. अच्छा जी, मोमना मलिक साहब भी बैठे हैं. मलिक साहब तुसी होना बैठे हो तो कुछ शर्म काहे नहीं हुंदी? मलिक ने अभी ज्वाइन किया. अच्छा खैर, टाइमी आपने जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया ना उसको आपने नैरो डाउन करना है कि हमने क्या पढ़ा है. ठीक है. अच्छा आप देखते हैं वो प्रोसेस क्या है जिसके तहत the constitution making thing, the change within the content and the context was made a tough process. ये step by step process है. पहला ये है कि if government is willing to bring some amendment in the content and the context of the constitution, then the whole Congress, means the house of ये जो representatives हैं वो and Senate both are required to pass the proposed draft with 2/3 majority. समझ आ रही है? सर ये रिपीट कर दें. Let me say it again. If the government is willing to bring some change in the content and the context of constitution, then the proposed draft of the amendment must be passed with 2/3 majority from the lower house and the upper house of parliament. Means the house of representative and congress से 2/3 majority से ये पास होना जरूरी है. क्लियर? एक तो पहला ये प्रोसेस है. अच्छा, अगर ये 2/3 मेजोरिटी से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड कांग्रेस से अगर अप्रूव हो जाता है, देन द फाइनल ड्राफ्ट वुड बी पब्लिश्ड एंड इट वुड बी सेंट टू द गवर्नर्स ऑफ द 50 स्टेट्स, एंड फ्रॉम दीज 50 स्टेट्स 3/4 states they must show their consent. 3/4 states they must show their consent on the proposed draft of amendment in constitution. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर. यस सर. अच्छा, तो उनको क्या चाहिए? यानी कि 50 में से 3/4 स्टेट्स, और उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? वो कॉन्सेंट शो करे एंड देन उनकी पार्लियामेंट, the parliament of every state would be ratifying it with 3/4 majority. You get my idea? नहीं आई समझ? यस सर ये रिपीट सर एक बार फिर से रिपीट कर दें सर. गौर से सुनो यार, मैंने पहले मरवत तू ये बता कि अमेरिका में अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई हैं? सर 27. नहीं सर 11,000. 11,000. अराउंड 11,000. Yes sir.
and from 11,000 only 27 amendments they are being made part of American Constitution. वजह ये है सर क्यों कि bringing change in the content and the context of Constitution is a Herculean task. Possible ही नहीं है, बहुत मुश्किल है. मुश्किल कैसे है? पहला स्टेप क्या है? कांग्रेस के both parts would be passing the proposed draft with 2/3 majority. After that, वो जो proposed draft जो पास होता है कांग्रेस से, लोअर हाउस और अपर हाउस से, वो फिर नेशनल पब्लिशिंग हाउस को भेजा जाएगा जो पब्लिश करेगा पूरे ड्राफ्ट 50 ड्राफ्ट, एंड दैट ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट है दैट वुड बी सेंट टू द गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट. दैट गवर्नर वो इसको पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्टेट पार्लियामेंट्स के अंदर प्रेजेंट करेगा. एंड द सेकंड स्टेप इज फ्रॉम 50 स्टेट्स 3-4 states they must show their consent and agreement over the proposed draft. यानी 50 में से 3/4 स्टेट्स होनी चाहिए. ये मेरे ख्याल 37 बनती हैं 50 में से 3/4. अच्छा, ये 37 स्टेट्स पहले कॉन्सेंट है, यस हमें, एंड देयर पार्लियामेंट दे वुड बी रेक्टिफाइंग दिस proposed draft of amendment with 3/4 majority. मेरी बात समझ आई अब कि नहीं आई? यस सर, आ गई. हाँ, यानी कि पहले 3/4 जो स्टेट्स हैं उन्होंने कॉन्सेंट शो करना है, और फिर उनकी मुतलका जो पार्लियामेंट्स हैं वो भी 3/4 मेजोरिटी से बिल को रेक्टिफाई करेंगी. इस वजह से जी सर पहले तो 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, 2/3 जो थी. बेटा वो मैंने कांग्रेस से बोला 2/3 मेजोरिटी. ठीक है, कांग्रेस से कितना करवाना है? 2/3 मेजोरिटी से. बराबर समझ आई है? हेलो, यस सर समझ आ गई सर, लिख रहा था. यस सर आ गई. अब मुझे ये कौन बताएगा, टैमी पुत्र, ये जो मैंने प्रोसेस चेंज पैटर्न में इसको बताया चेंज का, जरा बताओ सबके लिए पता चले मुझे जरा. उसमें ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सिर्फ इसी वजह से 11,000 अमेंडमेंट्स प्रपोज होने के बावजूद सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स अब तक हो चुकी हैं. उसमें ये तरीम आपकी आवाज नहीं क्लियर है. आ रही. अच्छा फिर, हाँ चलो बेटा चलो. अब उसके बाद ये है कि अगर कोई ड्राफ्ट तैयार होता है अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस ड्राफ्ट के लिए जरूरी है कि उसमें जो बोथ हाउसेज हैं उनका जो है वो बिल जरूर पास हो. अगर नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की जाए तो 3/4 स्टेट्स यानी ये 37 अप्रोक्सीमेटली बनती है. 37 आउट ऑफ 50. आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर जी, आवाज नहीं आ रही. होल्ड इट, मैं आ रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, दोबारा चला रहा हूँ, जल्दी से इसको जरा कवर करवाते हैं. जरा गौर से सुनिएगा. पहले सर मैं कर दूं? हाँ, कौन है, कौन बात कर रहा है? सर जुबैर. हाँ जुबैर बताओ. सर अराउंड 11,000 अमेंडमेंट जो है वो पेश हुई, लेकिन सिर्फ 27 जो है वो पास हुई, क्योंकि इनका जो है बहुत टफ प्रोसेस है सर. उसमें सर जो 3 स्टेप्स आपने बताई है, उसमें ये कि पहले तो बोथ दी हाउसेज जो है वो 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास करेंगी. फिर उसके बाद ड्राफ्ट को, बिल को नहीं, प्रपोज ड्राफ्ट को. हाँ, प्रपोज ड्राफ्ट को सर. हाँ. उसके बाद सर स्टेट्स जो है वो 3/4 जो है वो स्टेट्स जो है इस पे अपना कंसेंट और एग्रीमेंट शो करेंगी सर. ठीक है, इस प्रपोज ड्राफ्ट पे सर. उसके बाद इन स्टेट्स की पार्लियामेंट्स जो है उनमें फिर हर एक पार्लियामेंट 3/4 मेजोरिटी से इस पे अपना कंसेंट शो करेंगी सर. हाँ. इस ड्राफ्ट पे. और फिर ये जब होगा ओनली देन अमेंडमेंट वुड बी पास्ड. ठीक है सर. इसी वजह से अमेरिका के अंदर जो लास्ट अमेंडमेंट आई है वो 1992 में आई है, 27th अमेंडमेंट. 1992 के बाद अभी तक कोई भी अमेंडमेंट नहीं आ पाई 27 अमेंडमेंट की. मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर. और 1992 से लेकर अभी तक कोई भी अमेंडमेंट उन्होंने पास नहीं किया. एक क्वेश्चन है आपसे. जी सर, अगर जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे कोई ऑर्डिनेंस वगैरह आता है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प है, वो कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं कोई पास कर सकता अगर कोई अमेंडमेंट लेके आनी चाहिए तो? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात की है कि अगर एग्जीक्यूटिव है वो कोई लॉ बनाना चाह रहा है, ठीक है,
जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई क्लेमिटी आ गई है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, उससे डील करने के लिए ऑर्डिनेंस पेश कर दिया है और नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वो ऑर्डिनेंस अपनी एग्जेक्टिव पावर के तहत वो इनिशिएट कर देगा और फिर उसके ऊपर उसका टाइम फ्रेम है, जैसे कि पाकिस्तान में टाइम फ्रेम है। इस मीन वाइल ये जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर लोअर हाउस और अपर हाउस कंसेंट शो करेंगे और फिर 3/4 कंसेंट चाहिए होगा उनका स्टेट्स का और उनकी पार्लियामेंट्स का। और इस जब वो जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो जो ऑर्डिनेंस है वो कंसेंट नहीं ले सकता पार्लियामेंट से, तो वो एक्सपायर हो जाता है। सेम इज द केस अमेरिका के अंदर भी है, ठीक है, और वो एक्सपायर होता है। और अगर लेकिन सर उसका एक और भी है ना कि वो प्रेसिडेंट कोई भी बिल या कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो उसे नहीं, इसके पास जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, एग्जेक्टिव पावर्स के तहत कोई अगर नेशनल इमरजेंसी आ गई, वॉर आ गई है या कोई वार लाइक सिचुएशन, जैसे कि कोरोना ऑर्डिनेंस आ गया, अब कोरोना आ गया आपके सामने रिसेंटली, ये ना जो फाइनेंस बिल है जो लोअर हाउस से प्रपोज होना था उसको प्रपोज नहीं किया, बल्कि ये खुद बिलियंस ऑफ डॉलर का एक बिल इसने पेश कर दिया, खुद इसने इनिशिएट किया, ठीक है, सेंसिंग द सीरियसनेस ऑफ एनवायरनमेंट उसने करते हुए प्रपोज किया। अब वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद वो उसके ऊपर कॉन्सेंट आएगा, फिर वो आगे भेजा जाएगा। कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इशू आता है उसके ऊपर जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रोसेस है, सो इज द केस ओवर देयर, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट नहीं आ सकती। हाँ, याद रखिएगा इस बात को कि एग्जेक्टिव थ्रू इट्स एक्शंस वो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कर रहा है। कहते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट हैविंग 7 आर्टिकल्स एंड इट इज जस्ट अ स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? ये स्केलेटन है, स्केलेटन से मुराद ये है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रक्चर दिया है, उस स्ट्रक्चर को जुडिशरी ने, एग्जीक्यूटिव ने और लेजिस्लेचर ने अपने मुख्तलिफ औकात में दिए गए लॉज के साथ फिल करना है। बट द कंडीशन इज दोज लॉज दे मस्ट नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर, उसके मुताबिक नहीं होना, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दिस इज हाउ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूअसली इन द केस इन द शेप ऑफ डेवलपमेंट। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई? ये बात 7 आर्टिकल्स क्या है? 7 आर्टिकल्स आर प्रोवाइडिंग जस्ट द स्केलेटन एंड एग्जीक्यूटिव, legislature and judiciary through their actions and interpretations of law they are continuously developing the US constitution। हाँ जी बच्चों, समझ आइए कि नहीं आई? जी सर, आ गई है। हाँ भाई, अभी डोगरा जी सर, हाँ आइए कि नहीं आई? आ गई है सर। नहीं, कुछ बात करना चाह रहे हो तो बताओ मुझे। सर ठीक है, ठीक है। नहीं फिर भी अच्छा। फिर चौहान साहब सर ये स्केलेटन का सर आप एक दफा फिर बता दो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन, ये एक ढांचा है, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं ये एक डब्बा है जिसमें 7 खाने हैं। अब इस 7 खानों को भरना है और उसको भरा कैसे जा रहा है? वो जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर फ्रॉम देयर डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस, interpretation and actions, they are filling it, but the condition ये है कि वो जो चीज है it must not come in conflict according to the spirit of skeleton, उसके तहत नहीं होना चाहिए। सर गंगा शाइस्ता सवैया, ये कौन है यार? फरीद अहमद। फरीद क्या कह रहे हो? संगा शाइस्ता सवेदा यार। अच्छा चलो आगे चलें। अच्छा, अब अभी तक अमेरिका के अंदर एज आई टोल्ड यू के टोटल कितनी हुई हैं? टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स दे आर नोन एज द बिल ऑफ राइट्स, और ये एक ही बार बेसिकली 12 अमेंडमेंट्स पास हुई थी। 12 ये पहली बार, जैसे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट ड्राफ्ट वाज कैरिंग 7 अमेंडमेंट्स। भुट्टो के दौर के अंदर, भुट्टो के दौर में 7 अमेंडमेंट्स बनाई गई। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर पहली जो 10 अमेंडमेंट्स हैं वो एक ही बंदे ने प्रपोज की थी उस वक्त,
जिसको कॉन्सेंट लिया गया लोअर हाउस से भी, अपर हाउस से भी, और फिर स्टेट से भी लिया गया। एंड दोज फर्स्ट 10 जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर नोन एज द बिल ऑफ राइट्स, और इसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं अवाम को दिए गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक इनकी जो थी 13th अमेंडमेंट है, उसके अंदर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था कि स्लेवरी अबॉलिश कर दी जाएगी। और फिर 14 और 15 है सिविल वॉर को अबॉलिश करने के अमेंडमेंट्स ली गई थी। इसी तरह इनकी एक पूरी हिस्ट्री है जो इनके अमेंडमेंट्स इन्होंने लगाई थी। लेकिन पहली 10 है बिल ऑफ राइट्स हैं। बिल ऑफ राइट्स से मुराद क्या है? इसके अंदर जो सिटीजन्स हैं और स्टेट्स हैं उनके बेसिक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया हर स्टेट के। इसी वजह से कहते हैं अमेरिका के अंदर एवरी सिटीजन इज सपोज्ड टू हैव 2 सिटीजनशिप्स। अमेरिका का अब तो जैसे पाकिस्तान में एक ही है ना, पाकिस्तान में एक ही सिटीजनशिप होती है। हेलो, बात सुन रहे हो मेरी? तो अमेरिका अमेरिका के अंदर कहते हैं कि 2 सिटीजनशिप्स होती हैं, एक उसकी स्टेट की और एक उसकी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसीलिए पाकिस्तान में तो एक ही होती है, अगर तुम इसके हो सिटीजन सिंध से हो, पंजाब से हो, तो वो मैटर नहीं करती, वो आपकी एथनिक आइडेंटिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी होती है, लेकिन सिटीजन आपकी एक है। लेकिन अमेरिका के अंदर 2 होती हैं। कहते हैं मैं मैसाचुसेट्स से हूँ, आप वैसे जैसे कहते हैं मैं हूँ, लेकिन उसका बकायदा उनकी गवर्नमेंट उनको आइडेंटिटी कार्ड उस चीज का बना के देती है। जैसे पाकिस्तान में समहाउ एक रफली आइडिया है कि डोमिसाइल बनता है पंजाब का और सिंध के बच्चे सिंध का रखते हैं, वो एक पंजाब से होने का या सिंध से होने की आइडेंटिटी है। लेकिन उसके अमेरिका के अंदर कहते हैं एवरी पर्सन इज हैविंग 2 सिटीजनशिप्स, ठीक है। और उसके बाद खैर अब ये सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, तो अच्छा अब हमने डिस्कस करना है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या हैं। बेसिकली कितनी फीचर्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग 7 आर्टिकल्स। 7 आर्टिकल्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो फर्स्ट पहला एक प्रीएम्बल है, जैसे कि पाकिस्तान में भी प्रीएम्बल है, और उसके बाद 7 आर्टिकल्स हैं। और जो प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वही दी पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पाकिस्तान में कहते हैं कि सोवरेनिटी लाइज टू अल्लाह अलमाइटी, इस तरीके से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रीएम्बल है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल है। इसके बाद पाकिस्तान में 280 आर्टिकल्स हैं, अमेरिका में 7 आर्टिकल्स हैं। जो फर्स्ट 3 आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से डील करती हैं। फर्स्ट जो 3 आर्टिकल्स हैं दे डील विद दी फर्स्ट 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद 4 to जो 7 आर्टिकल्स हैं they deal with the relationship between the state and the United States of America, their citizen and the United States of America, structure of federalism, उसके बाद the process of amendment and ratification। बस कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सादा सा उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस 3 branches of governments through their actions and reactions, through their जो proceedings और interpretations हैं, they are continuously filling the body of American Constitution। ये 7 just they are the guidelines जिसके मुताबिक उन्होंने पूरे मुल्क को चलाना है। अभी तक इसमें अगर कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए जरा, कोई चीज अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए। नहीं सर, समझ में आ गया सब कुछ। हाँ, बहुत आसान चीजें हैं, अभी तो हमने इसकी। तो अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बताया कि 7 आर्टिकल हैं। फर्स्ट 3 आर्टिकल डील्स विद दी ये जो वर्किंग ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें, और हर जो चीज है, हर जो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर ऑटोनमस। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्योर फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है मोंटेस्क्यू ने ये थ्योरी दी थी। और 4 to 7 के अंदर द रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन विद द फेडरेशन और द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट्स विद फेडरेशन, ये हैं। उसके बाद रेटिफिकेशन प्रोसेस है, फेडरलिज्म वगैरह की चीजों को डील करता है। खैर अब आते हैं इसकी फीचर्स के ऊपर। अब फीचर्स के अंदर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अनरिटन हो वहां पर। हाँ, जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है, द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली बेसिकली बीइंग कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कन्वेंशंस का समहाउ असर है, और वो कन्वेंशंस क्या होती हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होती, ठीक है बच्चों, और वो जनरेशन टू जनरेशन। जी क्या बात कर रहे हो बच्चे? अच्छा चलो, अच्छा मेरी इसको दोबारा सेशन को शुरू करेंगे। मैं सर 2-3 चीजें आज, क्योंकि पहली मीटिंग थी मेरी ऑनलाइन, मैं आप लोगों से ये कंफर्म करना चाह रहा था कि हमारे जो क्विज़ेस हैं उनका स्ट्रक्चर हमने क्या रखना है, और ये जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने कर रहे थे उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें रखें। सुबह भी हमारी मीटिंग होनी है, कल अपने ड्यू टाइम क्लास के ऊपर। ये जो टैमी पुत्र आपने जो अटेंडेंस मार्क करनी है, ये इस वीक की जो प्रीवियस क्लास थी ना, जो रह गई थी, उस पे मार्क करनी है आपने, उस डेट पे। और ये जो कल वाली हमारी शेड्यूल पे मीटिंग होगी, वो कितने बजे? 11 बजे होती है सर? नहीं, वो 3:30 बजे होती है। अच्छा 3:30 बजे होती है, वो 3:30 बजे हम करेंगे। और मीनवाइल आप लोग सोच लें आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्या करना है, आप लोगों ने क्विज़ेस कैसे देने हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर कंसेंसस कर लें और मुझे बता दें। अदरवाइज मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान चूज किया हुआ, उसके मुताबिक फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों? जो आपने कहा था कि सर पहले आप अपना प्लान देना, फिर बाकी बाद में कर लेंगे। मेरा प्लान थोड़ा टफ और डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोग सोच लो कि आप लोगों ने क्या करना है। सर वो जो आपने मुझे ड्यूरिंग क्लासेस एक चीज प्रपोज की थी, वो बच्चे पता क्या था, वो बच्चे वो ये थी कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट कैसे करना है, वो तो 10